बोलो क्रैकर के सम्स। कहाँ से डाउट्स है? प्रैक्टिकल वाले स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन 11 से, वहीं से देख लेते हैं। 11 वाला क्वेश्चन देख लो। ऑर्डर में चलते हैं ना। 11 में किसी को डाउट है? नहीं। 12th वाले में हाँ, रिजर्व तो बैठ है और रिजर्व फॉर फ्यूचर लॉस जो है। हाँ वो है तो वही बैड डेट ही है ना। तो रिजर्व रखना है अमाउंट में इतना बड़ा है नहीं कि तो नहीं रखना। एड बैक ही तो किया ना। एक्चुअली वो ना बैड डेट रिजर्व और फ्यूचर लॉसेस रिजर्व वाले जो पॉइंट्स है ना, ये प्रैक्टिकली भी डिबेटेबल हो जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं इंक्वायरी आती है। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, हर सम में उसका इफेक्ट हटा ही रहे हैं। ये अपन ने पिछले सम्स में भी किया, सब में उन्होंने हटाया ही है। तो अपने को वही मान के चलना है, ये फ्यूचर लॉसेज और ये सब जो है, बैंकिंग एंटिटी हो या फिर वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो जहाँ पे 8.5% 10% बोला था, उनको अलाउ किया जाएगा। बाकी कोई भी एंटिटी हो तो एड बैक करना है, वैसे ही मान के चलो। इतना भी अमाउंट में बैठ हाँ, क्योंकि वो जस्टिफाई करना पड़ता है फिर कि आपने प्रोविजन क्यों बनाया है। तो उसके रिगार्डिंग नोट में कुछ बोला हो कि अलाउड है इतना या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो फिर एड बैक ही करो। वो लोग भी वही कर रहे हैं। और 13th में इसी में कोड वाला जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो देखो ऐसा है, मैनेजर को आपने फ्लाइट से भेजा, फ्लाइट का खर्चा हुआ 10,000 रुपये, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया कि तो बिजनेस का खर्चा है, मैनेजर को बिजनेस के लिए भेजा है। बट पॉइंट ये है कि वैसे वो जो सेल्स मैनेजर है उसको इतना खर्चा अलाउड नहीं है, क्योंकि वो तो पोस्ट के हिसाब से होता है ना। तो उसमें बोला है कि नॉर्मली उसको भेजना चाहिए था 2nd क्लास AC ट्रेन से, जिसमें खर्चा 4,000 होता, और आपने खर्चा कितना कर दिया 10,000। तो फिर वो ऊपर का जो है वो अलाउड नहीं होगा, लिमिट के हिसाब से होगा ना। वैसा हो गया, हर एम्प्लॉय को हर लेवल का एक्सपेंस थोड़ी अलाउ करेंगे। अब कंपनी का कोई भी छोटा बड़ा एम्प्लॉय आप उसको बिजनेस क्लास में भेज दो, लाख रुपए की टिकट का खर्चा कर दो, कंपनी के नाम पे क्लेम कर लो, ऐसा नहीं होगा। उसमें ऐसा होगा, कंपनी पॉलिसी के हिसाब से उसके लिए जितना खर्चा अलोकेटेड होगा उतना आपको क्लेम करने को मिलेगा। अब वहाँ पे बोला इसके लिए आइडियली तो उसको AC ट्रेन में जाना चाहिए था और 4,000 की टिकट होनी चाहिए थी, आपने फ्लाइट में भेज दिया और 10,000 खर्चा हो गया। तो पूरा 10,000 अलाउ नहीं करेंगे, मैक्सिमम 4,000 ही अलाउ करेंगे। डिफरेंस का 6,000 एड बैक हो जाएगा। और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उसी में से तो है ही है, उसी में इंक्लूड है। उस 15,000 में से ही एक खर्चा ये है 10,000 वाला, जिसमें ऐसी दिक्कत है। बाकी का 5,000 जेन्युइन होगा ऐसा। नहीं, बाकी का जो खर्चा है वो ठीक होगा, तभी तो उसके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो 15,000 में से 10 तो यही है, बाकी के 5 में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए उसको रहने दिया वैसा। और बोलो। थर्टीन्थ वाले में 15th में ये ध्यान से नहीं कर Shyam is the owner of a goods transport company. He used 2 light commercial vehicles for 8 months 3 days and 1 heavy vehicle for 6 months. In addition, he possesses 4 heavy vehicles throughout the year. Receipts were 13 lakh. Operating expenses were 9,70,000, including debris. Allowable debris is 280. उसको प्रिजम्पटिव इनकम के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो पहले आप प्रिजम्पटिव इनकम के हिसाब से गिन लो क्या कैलकुलेशन है। इन्होंने एक प्रॉब्लम खाली इसमें यह है कि क्वेश्चन में हैवी व्हीकल का टनेज कैपेसिटी दिया हुआ नहीं है, वो देना चाहिए। 12 टन होता है मिनिमम, अपने को पता है, तभी हैवी व्हीकल बोलते हैं। बट 12 से ऊपर कितना, 12.5 है, 13 है, 15 टन है, कुछ एग्जैक्ट नंबर दे दे तो सबका कैलकुलेशन सेम आ जाए। नॉर्मली अभी एग्जाम्स में ऐसा ये लोग अजम्पशन बेस नहीं छोड़ते।
अब क्योंकि यहाँ पे हैवी के लिए टनेज दिया हुआ ही नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगे, कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। अब कोई 12,000 मोर देन 12,000 केजी बोला है तो इन्होंने 13,000 ले लिया, 12 के बदले नेक्स्ट नंबर ले लिया 13 टन और पूरा कैलकुलेशन 13 टन पे कर दिया। वैसा वो अजम्पशन है, वो नोट में लिखा हुआ ही है उन्होंने। वैसे एग्जाम में जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट अगर इसमें हो रहा है तो फिर अपने कुछ कर नहीं सकते। अब इसके हिसाब से प्रिजम्पटिव इनकम कितनी हो रही है वो आपको निकालनी पड़ेगी और उसको कंपेयर करना पड़ेगा जो आपकी एक्चुअल इनकम हो रही है उस हिसाब से, और फिर बताना पड़ेगा 44 AE में जाना सही है या नहीं। 13 लाख की आपकी रिसीट्स है, 9,70,000 के एक्सपेंस है और उसमें 2.5 लाख का डेपरी इंक्लूडेड है। बट डेपरी एक्चुअल में है 280, तो 30,000 और क्लेम करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट नॉर्मल कैलकुलेशन के हिसाब से बच रहा है 3 लाख और 44 AE के हिसाब से जो आप गिनोगे वो, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि प्रिजम्पटिव इनकम में जाना ठीक है या नहीं है। तो अगर 44 AE में इनकम ज़्यादा आ रही है तो फिर आप क्यों जा रहे हो उसमें, 3 लाख वाली क्लेम करो ना जो एक्चुअल है। और अगर 44 AE में 3 लाख से कम आ रही है तो फिर बेटर है कि आप 44 AE ऑप्ट कर लो, जो आपको सस्ता पड़े वो करना चाहिए। अब तो कैलकुलेशन बनना चाहिए। लाइट व्हीकल है, 2 लाइट व्हीकल है, 9 महीने के लिए यूज हुए ना, 8 महीने 3 दिन, तो उसमें तो 7500 पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगा। एक व्हीकल का 7500 पर मंथ इंटू 9 मंथ्स इंटू 2 व्हीकल्स। हैवी व्हीकल वाले केस में एक हैवी व्हीकल 6 महीने यूज हुआ है और अगर आप 13 टन मान रहे हो तो 13,000 इंटू 6 महीने, और बाकी 4 हैवी व्हीकल तो पूरा साल यूज हुए तो उसको भी 13 टन के हिसाब से आप गिन सकते हो। तो जो प्रिजम्पटिव इनकम आ रही है वो 8,37,000 हो रही है। 3 लाख बेटर है ना, फिर क्यों क्लेम कर रहे हो। ये सेक्शन तो बहुत महंगा पड़ रहा है आपको, लॉजिक नहीं बनता इस सेक्शन में जाने का वैसा। ठीक है, इसके बाद 17, उसमें कोई क्वेरी बन रहे थे, सम्स क्लियर थे। इस फॉर्मेट के सम्स आने के चांसेस पीजीबीपी में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ये और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, ये 2 सम्स की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, बिकॉज पास्ट में ऐसे ही सम्स बार बार हैं जो आपके सामने है। वैसा 18 वाला तो अपन ने कर लिया था ना यहाँ पे, ठीक है। ये सब तो पीछे के सम्स तो हो गए थे। ट्वेंटी 22 मैंने करवाया था यहाँ पे, हाँ वो भी हो गया था, ठीक है। अपन ने रिवर्स पे स्टार्ट किया था। अब देखो जो बीच में क्वेश्चन है ना 16th वाला 14th वाला, वो एक सेक्शन है 10AA। छोटा सेक्शन है, समझा देता हूँ, ऐसा कुछ इशू वाली बात नहीं, आराम से क्लियर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में सेम ही सेक्शन है, ये SEZ वालों के लिए है। 10AA सेक्शन का नंबर है, 10AA कैपिटल में, और SEZ वालों के लिए ये सेक्शन जो है बनाया गया। इनको बोला हुआ है कि आपने अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट SEZ एरिया में सेटअप किया है और आप वहाँ से इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो वो एक्सपोर्ट इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि एक तो सेज एरिया में हो, नोटिफाइड जोन, ऊपर से आप गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है। तो ऐसे कंडीशन में टैक्स लगाना सही नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो उनको एग्जेम्पशंस है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो SEZ जोन वाले मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स हैं, ये लोग लोकल एरिया में भी सेल करते हैं और एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो कुछ सेल इंडिया में हो रहा है DTA में, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में, और कुछ इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है। अब जब ऐसा होता है तो ये एंटिटीज ना बहुत बार मैनिपुलेशन करने की ट्राई करती है, मतलब दे ट्राई टू शो दैट एक्सपोर्ट इनकम इज हायर एज कम्पेयर टू द लोकल इनकम, और लोकल इनकम को मिनिमाइज करके थोड़े बिल एक्सपोर्ट के दिखा देते हैं और ऐसा सब चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जिससे टैक्स एग्जेम्पशन बढ़ जाए और लायबिलिटी कम हो जाए। अब यहाँ फिर डिपार्टमेंट को लगता है कि यार अपना नुकसान है, तो बोला इसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इस सेक्शन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला एक काम करते हैं, अपन ना एक्चुअल प्रॉफिट छोड़ देते हैं, मतलब डेटा में कुछ आपको ऐसा मिलेगा, जो भी SEZ एंटिटी है जो लोकल एरिया में भी सेल कर रही है, रफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से डेटा बनता है, ठीक है। SEZ यूनिट है, अब इनका जो टर्नओवर है वो एक होगा एक्सपोर्ट टर्नओवर और एक होगा लोकल टर्नओवर, ठीक है। अब मान लो एक्सपोर्ट टर्नओवर हो रहा है 50 लाख रुपीस का और लोकल टर्नओवर हो रहा है 20 लाख रुपीस का, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्चुअल प्रॉफिट भी हो रहा होगा।
एक्चुअल प्रॉफिट का रेशियो भी दे देता है। ये आपने डेटा शो किया, आपने बोला सर हमारा टोटल टर्नओवर जो है ना वो मिला के हो रहा है 70 लाख रुपए, उसमें से 50 लाख का एक्सपोर्ट है और 20 लाख रुपए का लोकल सेल है, पर हमने जो प्रॉफिट कमाया है एक्चुअल ये प्रॉफिट है, ये 50 लाख के सेल पे 20 लाख रुपए प्रॉफिट है और ये 20 लाख के सेल पे 8 लाख रुपए प्रॉफिट है। अब SEZ है, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट टैक्सेबल होता नहीं है, तो आइडियली आप बोल रहे हो सर ये टैक्सेबल नहीं होगा, इस पर हम टैक्स भर देंगे। डिपार्टमेंट बोलेगा बस यही हमें प्रॉब्लम है कि कितना प्रॉफिट यहाँ हुआ है कितना यहाँ हुआ है ये हमें पता नहीं है। आप क्या करोगे, इसको मिनिमाइज करोगे, इसको मैक्सिमाइज करोगे और टैक्स बचाने की कोशिश करोगे, हमें ये स्पेक्यूलेशन ही खत्म कर देना है। इन्होंने बोला एक सिंपल काम करो, आपका जो भी प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को आप यहाँ पे टर्नओवर के रेशियो में बांटो। सिंपल, प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में तो सेम ही होना चाहिए उस हिसाब से। तो बोला एक काम करो, ये जो है ना यहाँ ऐसे बांट दो, 28 लाख इंटू 50 लाख डिवाइड बाई 70 लाख, टोटल टर्नओवर में से 50 लाख का रेशियो, कुछ नहीं, रेशियो में बांट रहा और कुछ नहीं। ये जो प्रॉफिट है 2 हिस्सों में बटेगा। 28 लाख में यहाँ कौन सा रेशियो लगा है 50/70 और यहाँ कौन सा रेशियो लगेगा 20/70। समझ आए, टर्नओवर का रेशियो लगा के देखो कितना हो रहा है। सेम ही आ रहा है क्या? अरे यार सॉरी, मैं तो रैंडमली ले लिया था, फिर इसको बदलना पड़ेगा। 20 और 80 आ रहा है, इतनी एक्यूरेसी जरूरी नहीं थी, सॉरी, ये लेना पड़ेगा। हाँ, तो 25 लाख और 3 लाख मान ले। अब अपने रेशियो से जो गिना वो आया 20 लाख और 8 लाख, ठीक है। डिपार्टमेंट बोलेगा देखो ये नहीं चलेगा, ये हम रिजेक्ट कर रहे हैं, इसके बदले आपको इस हिसाब से मानना पड़ेगा। तो आप एक्चुअल में क्या दिखा रहे थे कि लोकल प्रॉफिट 3 लाख है, बट रेशियो के हिसाब से क्या है 8 लाख, तो टैक्सेबिलिटी आएगी कितने पे आएगी 8 लाख पे आएगी। बस ये टॉपिक है। इसमें SEZ वाले में जो आपको डिडक्शन मिलता है वो 100% डिडक्शन मिलता है, वो भी फर्स्ट 5 ईयर्स तक। उसके बाद भी आपको आगे भी डिडक्शन मिलता है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, वो कंटिन्यू होता है। इसके अंदर देखो थियोरी लिखी हुई है, 100% of profit derived from export of articles or things or service eligible for deduction under 10AA within first 5 years commencing from the year of manufacture or production of articles or things and thereafter for next 5 years it is 50%। तो पहले 5 साल तक 100% ये वाला पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है, ये पहले 5 साल तक। नेक्स्ट 5 ईयर्स तक इसका 50% एग्जाम्पशन मिलता है। वैसा है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन करके लोग क्या है ना इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। अब वो आप फिर सेल बिल कैसे झूठे बनाओगे, प्रॉफिट मार्जिन आप गलत दिखा सकते हो, सेल बिल तो होंगे। अब एक्सपोर्ट में तो उल्टा डॉक्यूमेंट्स और पक्के होते हैं, ऐसे चोरी करना मुश्किल होता है। टर्नओवर तो आप नहीं छुपा पाओगे, बट इंटरनली प्रॉफिट में मैनिपुलेशन करने की लोग अटेम्प्ट करते हैं। डिपार्टमेंट ने बोला यार कौन बार बार चेक करेगा, एक काम करो लफड़ाई खत्म करो, बिल तो बनते ही, टर्नओवर का डेटा तो ट्वीक करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक काम करो सीधा टर्नओवर के रेशियो में प्रॉफिट को बंटवा दो, जितना प्रॉफिट लोकल में आएगा उस पर टैक्स लगा देंगे, ये वाला छोड़ देंगे। पहले 5 साल तक पूरा एग्जाम, अगले 5 साल तक 50% एग्जाम, बस ये स्कीम है। तो ये रेशियो गिनना है आपको, ये दिस इज द कैलकुलेशन, बस ये है 10AA, इतना सा सेक्शन है। तो आपको बता के रख दिया। अब 14th वाला सम जो भी था, 13th वाला, सॉरी 14th वाला भी आप ट्राई कर सकते हो, बन जाएगा, इतना ही है। ये वाला भी बन जाएगा 16th में, तो नंबर्स अपने आप बनाए थे। 16th वाला ट्राई कर लो ना, देख लो करके। कहीं अगर आता है बाई चांस तो पता होगा, मॉड्यूल में कहीं ना कहीं तो रेफरेंस होगा ही 10AA का, बट ये सम पूछे हुए बहुत टाइम हो गया, 2018 दिखा रहा है। दोनों ही सम सॉल्व कर लो, 14 भी कर लो 16 भी कर लो, नहीं पता चले तो बताओ।
बोलो 16 वाला हुआ, बताओ, नहीं समझ आ रहा तो करवाऊँ, कहाँ अटक रहे हो? टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट लोकेटेड इन सेज 400 lakhs, प्रॉफिट ऑफ द यूनिट ए, मतलब ये सेज वाले का 120, एक्सपोर्ट टर्नओवर 200, टोटल टर्नओवर ऑफ यूनिट बी लोकेटेड इन डीटीए, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनिट बी। देखो यूनिट बी तो इंडिया में टैक्सेबल होना ही है ना, यूनिट बी की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस यूनिट की जो एसईजेड में है। जो डीटीए में है वो तो जो भी बेचेगा लोकल मार्केट में उसका तो टैक्सेबिलिटी आने ही वाली है। पहले यूनिट ए का हिसाब करो, यूनिट ए का टोटल टर्नओवर कितना है 400, तो उसमें से एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है 200, ठीक है, तो उसके प्रॉफिट का कितना हिस्सा एक्सपोर्ट इनकम मानी जाएगी, रेशियो ले लो। टोटल प्रॉफिट है कितना यूनिट ए का 120, 120 में से रेशियो लेना है 200/400, समझ आ रहा है? और कुछ नीचे नोट्स में बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 10AA to XYZ Private Limited for the AY by taking that unit A is in SEZ was set up in the previous year 1920 and separate books being maintained for both the units। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने सॉल्यूशन में कर दी है गड़बड़, अच्छा वो ईयर के हिसाब से, हाँ सॉरी, ठीक है, कैलकुलेशन अपना सही जा रहा है। वो प्रीवियस ईयर 1920 में सेटअप हुआ था, तो 5 साल 10 साल वाली कंडीशन यूज करवाने के लिए आपको डेट दे रखी है। वैसा है, आपने जो गिना वो यही कैटेगरी है। हम सिर्फ यूनिट ए पे अभी फोकस कर रहे हैं फॉर एसईजेड रीजंस, यूनिट बी से भी मतलब नहीं है। इन्होंने ऐसा बोला कि भाई टोटल टर्नओवर ना 400 लाख, इसमें से 200 जो है वो एक्सपोर्ट वाला है और बाकी 200 जो है वो लोकल है, ऐसा बोला है। फिर इन्होंने बताया जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज 120 लाख, ये प्रॉफिट है और ये आपका टर्नओवर है। अब इस प्रॉफिट का एक्चुअल बाइफर्केशन तो उन्होंने दिया भी नहीं, कुछ दे भी देते तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कंपेयर करके ही देखते। अब यहाँ पे कुछ नहीं बाइफर्केशन दिया तो हम क्या करेंगे, इसको रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जब दोनों इक्वल रेशियो है तो ये आधा आधा ही आने वाला है ना। ठीक है, ये एग्जेम्प्ट, ये टैक्सेबल, यही होगा। अब पॉइंट ये है कि जो यूनिट ए है वो स्टार्ट हुआ है प्रीवियस ईयर 2019-20 में, ठीक है। तो आपको गिनना पड़ेगा कि इस यूनिट को स्टार्ट हुए कितने साल हो गए। प्रीवियस ईयर 1920 में स्टार्ट हुआ तो 1920, 2021, 21, 22, 23 और 24, और ये 6ठा साल होगा। 6ठा साल आने का मतलब ये है कि अब आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, सिर्फ 50%। तो ये जो आपका अमाउंट था एक्सपोर्ट प्रॉफिट वो पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, 50% ही एग्जेम्प्ट होगा, बाकी का टैक्सेबल होगा। तो ये पूरा ऐसा नहीं कि पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, पहले 5 साल होते तो ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता, बट क्योंकि 6ठा साल है ना तो इस हिसाब से 50% एग्जेम्पशन मिलेगा, 30 लाख विल बी एग्जेम्प्ट, वैसा है। और यूनिट बी का जो लोकल सेल है वो तो पूरा टैक्सेबल होना ही है, क्योंकि वो तो डीटीए में ही एग्जिस्ट करता है, उसमें एसईजेड वाली कंडीशन ही नहीं है। चलिए, अब 14th वाला सेम टाइप है, आपको ट्राई करना है तो आप करके रखना, अभी नहीं करोगे तो भी चलेगा। बाकी सम्स देख लेते हैं, अलग अलग टाइप के सम्स सॉल्व करते हैं, या तो चैप्टर कवर हो जाए। चलो, तो क्रैकर तो इसके साथ आपका डन है, सारे सम्स बन गए। अब अपने नोट्स पे आ जाते हैं, जो मॉड्यूल के सम्स हैं। मॉड्यूल के सम्स इसमें जो मेनली दे रखे हैं उसमें फोकस डेप्रिसिएशन पे है। कुछ सम्स तो मैंने आपको बोले थे ना इसमें भी ट्राई करने के लिए, इलस्ट्रेशन 1 से था, वहीं से शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 में कोई डाउट है आपका किसी का, देख लो पेज नंबर 131, 132। जिनमें डाउट है वो बता दो, वो करवा देता हूँ। सेकंड वाला सबका हो गया, आ रहा है, सब टैली हुआ सेकंड वाले में, चलो सही है, हो रहा है तो बढ़िया है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या कोई है। 2 machines A and B, ब्लॉक की वैल्यू 6 lakhs, मशीन C was acquired in November for 3 lakh, put to use on same date।
मशीन सी वो सोल्ड ऑन 31 मार्च, अच्छा वो विद इन द ईयर ही सेल हो गई है, वैसा है, ठीक है। और 4 लाख रुपए बेची है ना, खरीदी थी 3 लाख में। तो ब्लॉक वाला कैलकुलेशन अगर अपन करेंगे भी तो सेम ही कैलकुलेशन रहेगा, बस फर्क ये रहेगा कि जो मशीन आपने इस साल खरीदी थी वही मशीन आपने बेच दी, और यूज भी जो हुई है वो कितने टाइम के लिए हुई है, लेस देन हाफ ईयर, तो उसका कैलकुलेशन जो है वो हाफ रेट पे ही काउंट होगा, वैसा है। एक तो ये गिन के चलना है, और बाकी का जो ब्लॉक बचेगा उस पर फुल रेट चार्ज होगा, ये कंडीशन रहेगी। मैं उसका प्रेजेंटेशन बता देता हूँ कैसे, आपको डायरेक्टली देखना है तो ब्लॉक की वैल्यू इनके सॉल्यूशन में से भी देख सकते हो। ओपनिंग ब्लॉक की वैल्यू 6 लाख तो दे ही रखी है, आपने जो मशीन सी परचेज की है उसकी कॉस्ट प्लस करोगे ब्लॉक के अंदर, तो 3 लाख प्लस कर दिए, आपने मशीन सी उसी साल में बेच दी, ठीक है, तो 4 लाख माइनस भी हो गया। अब बची ब्लॉक की वैल्यू 5 लाख, जो भी है इसी में है ना, अपन अलग अलग असेट वाइज तो गिनते नहीं, अगर अपन ब्लॉक बना रहे हैं तो फिर इंडिविजुअल मशीन पे तो कुछ काउंटिंग होगा नहीं, हम तो सीधा ये देखेंगे कि ब्लॉक की वैल्यू कितनी बची। क्वेश्चन ये आता है कि जो ब्लॉक की वैल्यू 5 लाख बची है उस पर डेप्री फुल ईयर का लो या हाफ ईयर का, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, जो मशीन आपने हाफ ईयर के लिए खरीदी थी वो तो बिक गई, तो ब्लॉक में जो मशीन एक्चुअली बची है वो कौन सी है, वो सारी फुल ईयर वाली पुरानी वाली, तो जो रिमेनिंग वैल्यू है उस पर डेप्री भी तो फुल ईयर का आना चाहिए। बात समझ आ रही है, ऐसा है। इसलिए ना ये 5 लाख को बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें कि भाई न्यू मशीन खरीदी उस पर हाफ ईयर का डेप्री, भी क्लियर बोला है वही मशीन 31 मार्च को आपने बेच दी, तो साल के बाद वो कंटिन्यू नहीं, इसीलिए। अब यही फिर उन्होंने दूसरा ऑल्टरनेटिव दिया है ना, देखो बी वाले में आपको ऑल्टरनेटिव गिनवाई दिया, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड इफ मशीन ए इज सोल्ड इंस्टेड ऑफ मशीन सी, चेंज कर दिया। अब देखो वही 6 लाख का ओपनिंग WDV, 3 लाख की परचेस, 9 लाख की वैल्यू, 4 लाख का सेल, लेकिन 4 लाख में जो बेचा वो पुरानी मशीन को बेचा। अब जो आपके पास 5 लाख वैल्यू बची है ना, वो 5 लाख की वैल्यू में मशीन सी इंक्लूडेड है, और मशीन सी फुल ईयर के यूज नहीं हुई है, तो 5 लाख के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक मशीन सी की प्राइस और एक बाकी का अमाउंट। मशीन सी की प्राइस कितनी है, 3 लाख, 3 लाख, और बाकी कितना बचा, 2 लाख, तो 3 लाख पे आधे साल का डेप्री, और 2 लाख पे फुल ईयर का डेप्री, देख लो वैसे ही किया हुआ है। समझ आ रहा है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, लेकिन एक बार सिखा दी तो फिर आपको ध्यान में रहेगी कि ऐसे सोचना है अपने को, और कुछ नहीं। चलिए आगे, थर्ड वाले केस में क्या बोला, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड इफ बोथ ए एंड बी मशीन्स आर सोल्ड इंस्टेड ऑफ सी। अच्छा, सिर्फ मशीन सी ही रह गई, बाकी की दोनों मशीन्स जो है वो बिक चुकी है। अब उसमें देखो अमाउंट्स में चीज़ें अलग अलग जा सकती है। 9 लाख का ब्लॉक था, आपने मशीन ए और बी दोनों बेच दी, बट आया तो सिर्फ 4 लाख, तो ब्लॉक की वैल्यू तो 5 लाख बची है। अब पॉइंट वही है कि भाई ब्लॉक की वैल्यू तो 5 लाख है, लेकिन उसमें मशीन एक ही बची है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट वापस से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, उन्होंने भी सेम ही किया, नोट भी है, ओनली वन असेट लेफ्ट, ठीक है, सेम ही इफेक्ट आएगा, क्योंकि देखो 5 लाख रुपए ब्लॉक की वैल्यू बची है, बट आपको पता है कि उसमें से मशीन सी की वैल्यू तो 3 लाख ही है, तो बाकी का 2 लाख जो है वो तो पुरानी वैल्यू है। अब इसमें ऐसा है कि नो डाउट पुरानी मशीन्स बिक चुकी है, लेकिन अभी भी कैलकुलेशन एज अ ब्लॉक ही चल रहा है ना, तो पुराने वाले 2 लाख का डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करने को मिलेगा। वो कब नहीं मिलता है, जब पूरा ब्लॉक खत्म हो जाता है। अपन ने डेप्रिसिएशन कंडीशन में ऐसा देखा था कि इफ यू डोंट ओन द असेट यू कैन नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन, यही था। अगर आपने असेट बेच ही दी है तो उसके बाद का डेप्रिसिएशन आपका नहीं बनता है। बट बात यह है कि यहाँ पे इंडिविजुअल कैलकुलेशन नहीं हो रहा था, इंडिविजुअल कैलकुलेशन हो रहा होता तो बात अलग थी। यहाँ पे ब्लॉक का सिस्टम चल रहा है, जो है ब्लॉक के अंदर है। तो 2 मशीन आपने रखी थी, तीसरी खरीदी, पुरानी 2 बेच दी, अभी एक ही बची है, बट स्टिल वो ब्लॉक के हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है। तो यहाँ इन्होंने सजेस्ट किया हुआ है कि भाई नई मशीन की इसमें जितनी वैल्यू दिख रही है उस पर आप हाफ डेप्री गिन लो, पुरानी वैल्यू जो दिख रही है उस पर आपको डेप्री अभी भी मिलेगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कोई और मशीन परचेस करते हो तो वापस से इस ब्लॉक में ही ऐड होने वाली है। तो अभी भी है तो ब्लॉक ही, लेकिन उसमें मशीन एक ही बची है, दैट इज अनदर फैक्टर, वैसा है। तो इसका कैलकुलेशन और ऊपर वाले का कैलकुलेशन आइडियली सेम बैठेगा, क्योंकि 3 लाख की वैल्यू वही है और बाकी के 2 लाख भी सेम ही बचे, वैसा। तो अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, वैसा, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल मशीन्स का कैलकुलेशन होता ना तो ये 2 लाख का लॉस क्लेम होता, और इसको बोलते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन। ये पूरा एक साथ PNL में चला जाता, लेकिन क्योंकि ब्लॉक सिस्टम चल रहा है तो आप उस पर डेप्री लेते रहो थोड़ा थोड़ा। तो इन शॉर्ट पूरा एक साथ तो नहीं मिला, लेकिन 2 लाख तो 15% तो आपको इस साल मिल ही गया, वैसे।
चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 में से 6th वाला, ठीक है। नहीं शायद मैंने, हाँ तो कोई बात नहीं, ट्राई किया तो मैं करा देता हूँ, कोई इशू नहीं उसमें। क्या है, वो 2-4 असेट्स दे रखी है एक साथ, बाकी कुछ ऐसा इशू नहीं है इसमें। मिस्टर मोहन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। देखो पावर जनरेशन आते ही एक एसएलएम डेप्री वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उनके लिए एसएलएम अलाउड होता है, ये ध्यान रखना। क्या बोला है वो फिर देख लेते हैं। ही हैज ऑप्टेड फॉर डब्ल्यूडीवी मेथड। चलो प्रॉब्लम सॉल्व, एसएलएम नहीं यूज कर रहे, कर लेते तो उनकी मर्जी, इजी पड़ता, बट उन्होंने बोला हम डब्ल्यूडीवी ऑप्ट करेंगे। आपको अलाउेबल डेप्रिसिएशन गिनना है। ओपनिंग ब्लॉक की वैल्यू है एज ऑन 22 अप्रैल, 1 अप्रैल भी तो हो ही सकता था। 9,50,000 ओपनिंग ब्लॉक की वैल्यू है, 15% का रेट है। ही अक्वायर्ड सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹2,50,000 ऑन 30th नवंबर। देखो सेकेंड हैंड मशीनरी है, ईयर का सेकेंड हाफ है, तो ना एडिशनल डेप्री मिलेगा ना फुल डेप्री नॉर्मल वाला मिलेगा, ये बात वहीं से क्लियर हो जाती है। He also acquired power generation machinery on 1st August 25 for ₹10 lakhs। अब अगस्त में खरीदी है, पावर जनरेशन मशीनरी है, तो इसके ऊपर पूरा डेप्री मिलेगा। और अगर न्यू है, जैसे ओल्ड तो बोला नहीं है उन्होंने, तो एडिशनल वाला भी क्लेम कर सकते हो। ही इन्वेस्टेड इन एन एसी फॉर ऑफिस फॉर ₹2 lakhs ऑन 9 सितंबर। एसी ऑफिस के लिए लिया है, वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज नहीं हो रहा, उस पर आप नॉर्मल डेप्री ले सकते हो, लेकिन एडिशनल डेप्री नहीं मिलेगा। वैसा है, सितंबर में है तो पूरा क्लेम कर सकते हो। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट फॉर ₹2,50,000 ऑन 30th जून। इस पे आई थिंक 40% का रेट दिया हुआ है अपने आगे वो टेबल में। ही बॉट एडिशनल पावर जनरेशन मशीनरी फॉर ₹5 lakhs ऑन 1st Feb। ओके, 1st Feb को अगर आपने नई मशीन खरीदी है तो इसमें डेप्री आधा ही मिलने वाला है, रेगुलर वाला भी और एडिशनल वाला भी, वो इम्प्लाइड है। Also, he sold assets valued ₹4 lakh for ₹3,50,000 during the year। देखो जब आप ब्लॉक वाला मेथड यूज करते हो ना, तो आपने कितने की मशीन कितने में बेची वो फर्क नहीं पड़ता है, वो सब ब्लॉक में सम अप हो जाता है। यहाँ बोल रहे 4 लाख की मशीन्स थी जो 3.5 में बेची, ये 50,000 के लॉस का कुछ नहीं करना है। ब्लॉक में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, सेल्स मतलब सेल प्राइस, और वो सेल प्राइस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो सारा हिसाब ब्लॉक में ही एडजस्ट हो जाता है, ये मान के चलते हैं। तो ये 50,000 का लॉस अपने को ब्लॉक में रिकॉर्ड नहीं करना होता है, वैसा इंडिविजुअल होता है तो बात अलग थी, तो होता फिर। अब देखो जो कैलकुलेशंस है ना, वो थोड़ी सी ट्रिकी इसलिए हो जाती है क्योंकि किसी में एडिशनल डेप्री है, किसी में नहीं है, किसी में नॉर्मल फुल है, किसी में नॉर्मल हाफ है, किसी में एडिशनल हाफ है, तो सेग्रीगेशन करना पड़ता है जब लिखते हैं। बाकी सब में और कुछ भी नहीं है, जो जा रहा है वैसे ही जा रहा है। अब इसमें आप जब ब्लॉक बनाओगे तो आपको ये ध्यान रखना है, जो जो असेट्स पे पूरे साल का नॉर्मल डेप्री मिलता है वो सब आप प्लस माइनस कर सकते हो, और जिन असेट पे पूरे साल का नॉर्मल डेप्री नहीं मिल रहा है क्योंकि वो सेकेंड हाफ में खरीदी है, उसको आपको ब्लॉक से अलग रखना पड़ेगा कंप्यूटेशन करते टाइम, तो आपके अमाउंट्स सही बैठेंगे। अदरवाइज फिर वो ब्लॉक की वैल्यू में गड़बड़ होगी। देख लेते हैं असेट्स कौन कौन सी हो, तो हमने सारी डिस्कस की अभी। आपको वापस उन असेट्स को देखते जाना है और परचेजेस में सिर्फ वो असेट्स लेनी है जिसपे आपको नॉर्मल डेप्री पूरा मिल रहा है। मैं यहाँ पे 15% लिख देता हूँ, पर रेफरेंस रेट जो पूरे साल के लिए यूज हुई है वो देख लेते हैं कौन कौन सी मशीन है। अक्वायर्ड सेकेंड हैंड मशीनरी 2,50,000 ऑन 30th नवंबर। इसमें पूरा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो इसको आपको अगर लिखना है तो अलग लिख दो, सेकेंड हैंड मशीनरी। इसको इस कॉलम में मत लिखो, इस कॉलम में लिखोगे तो फिर इसमें फुल रेट लग जाएगा। अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप दूसरी कॉलम में लिख सकते हो, और पर्टिकुलर्स भी फिर अलग से लिखने पड़ेंगे कि भाई ये सेकेंड हैंड मशीन है और 30 नवंबर को परचेज हुई है, तो आपके ध्यान में रहेगा कि इसके ऊपर जो रेट लगेगा ना वो हाफ रेट लगेगा। ऐसा आप नोट करके रख सकते हो अलग से, कि बार बार फिर क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा। दूसरा बोला ही ऑल्सो अक्वायर्ड पावर जनरेशन मशीनरी ऑन 1st अगस्त फॉर 10 लाख रुपीज। तो ये तो नॉर्मल परचेज है ना, यहाँ पे आ जाएगा। इसमें वो भी मिलेगा एडिशनल डेप्री, वो बाद में अलग से गिन लेंगे, इसमें नहीं आएगा। फिर बोला इन्वेस्टेड इन एसी। एसी तो अलग ही प्रोडक्ट हो गया ना, तो उसको यहाँ पे रख के मतलब नहीं है, वो फिर अलग कैटेगरी हो गई। उसको यहाँ पे उसको वैसे तो प्लांट एंड मशीनरी में गिनते नहीं अपन, उसको अलग ब्लॉक बना के गिन सकते हैं। एसी अलग इक्विपमेंट हो गया, 2 लाख रुपए, सेपरेट कैलकुलेशन आएगा। और इसके ऊपर डेप्री का रेट 15% बोला,
तो सीधा सीधा आपको 30,000 का डेप्री मिल जाएगा, बिकॉज ये पूरा साल यूज हुआ है। उसके बाद आ रहा है पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। इसकी वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख। ये जून में खरीदा है पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। इसमें जो टेबल में रेट दिया हुआ है, जहाँ तक मुझे ध्यान है 40% है। एक बार देख लेंगे फिर भी। ब्लॉक के अंदर भी परसेंटेज ही हो सकते हैं। ब्लॉक के अंदर नहीं हो सकता। एक ब्लॉक में एक ही टाइप की असेट्स होती है जिन पे सेम रेट रहता है। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है तो उसमें से प्लांट एंड मशीनरी होगी 15% वाली। दो चीजें मिक्स नहीं कर सकते। तो ये पावर कंट्रोल में जो रहती है वो किस तरह की? पॉल्यूशन कंट्रोल वाला है, ये अलग इक्विपमेंट हो गया ना, प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा नहीं है ये। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिवाइस अलग से है। तो वो प्लांट एंड मशीनरी एक कैटेगरी थी, एसी दूसरी कैटेगरी है, ये तीसरी कैटेगरी। इसलिए इनको मैं अलग ही लिख रहा हूँ, इनको ब्लॉक में ले लेना है वैसा। फिर वापस बोला ही बॉट एडिशनल पावर जनरेशन मशीनरी फॉर ₹5 lakhs ऑन 1st Feb। ये फेब वाले में फिर दिक्कत है, हाफ ईयर हो रहा है। 5 लाख बोला ना, ये न्यू मशीनरी है लेकिन हाफ ईयर। ठीक है, न्यू मशीनरी पे भी एडिशनल लेबरी भी तो आएगा, वो फिर बाद में अलग से गिनेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए एक बार स्टार मार्क लगा दिया। अब बोला है कि आपने कुछ पुरानी एसेट बेची है 3.5 लाख में, तो वो सीधा इधर से माइनस होगी सेल्स। क्लोजिंग वैल्यू बोलेंगे, क्लोजिंग WDV मत लिखना, वो डेप्री के बाद होता है। कर लो, ये सब कितना हो रहा है? 16 लाख। इसके ऊपर आएगा डेप्री एट 15%। एडिशनल मशीन का 5 लाख। वो सेकेंड हाफ पे, उसमें फुल डेप्री नहीं मिलेगा। यहाँ डाल दिया तो फिर 15% लगाना पड़ेगा, उसको अलग से गिनेंगे। बोल, बात समझिए। चलिए, तो ये एक पार्ट तो कैलकुलेट हो गया, इसमें आपका एक ही डेप्री का अमाउंट आ गया। अब बाकी ये सब चीज़ें जो है ना, वो आप अलग से गिन लो। ये भी सेकेंड हाफ में खरीदी थी, ये भी सेकेंड हाफ में खरीदी थी, तो ये टोटल हो गया आपका 7.5 लाख। इस पे नॉर्मल डेप्री कितना मिलेगा? 7.5%। दिस इज नॉर्मल डेप्री। गिन लो कितना हो रहा है। तो जैसे 7 में ये भी हो गया डेप्री का अमाउंट। देखो, नॉर्मल डेप्री ब्लॉक पे आ गया, नॉर्मल डेप्री हाफ ईयर वाली असेट्स पे आ गया, एसी पे आ गया, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पे आ गया। अब बचा है खाली एडिशनल डेप्री। एडिशनल डेप्री किस पे मिलता है? न्यू मशीन पे। न्यू मशीन कौन सी है? एक ये और एक ये स्टार मार्क वाली। इस पे एडिशनल डेप्री मिलेगा तो पूरे साल का मिलेगा 20%। इस पे एडिशनल डेप्री मिलेगा तो हाफ ईयर का 10%। तो एडिशनल डेप्री का कंप्यूटेशन आप सेपरेटली दिखा सकते हैं। पहली जो मशीन थी वो 10 लाख की थी, तो उस पर फुल डेप्री 2 लाख। दूसरी मशीन 5 लाख की न्यू मशीन है, उस पर हाफ डेप्री 50,000 रुपये आ गया। एडिशनल डेप्रिसिएशन 2.5 लाख। अब ये सारे अमाउंट्स जो है वो आप जोड़ लो, उन्होंने अगर टोटल कुछ दिया हुआ है तो टैली हो जाएगा। हाँ हाँ, डेप्रिसिएशन असेट वाइज कर लो। प्लांट एंड मशीनरी का अलग रखो, एसी का अलग रखो, पॉल्यूशन कंट्रोल का अलग रखो। इनके अमाउंट से टैली कर लेते हैं।
टोटल जो डेप्रिसिएशन अपना आ रहा है 2,40,000, 56,250। ये 130 अलग से प्लस 1,30,000, सारा डेप्री मिला के जो आएगा ये अमाउंट आएगा। सारे डेप्री मिला दो तो ये टोटल डेप्री आ रहा है कंसिडरिंग एवरीथिंग। कोई चीज स्किप हो गई क्या आपने? इन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल पे भी एडिशनल डेप्री ले लिया। अच्छा, नोट्स में अलाउ किया। अपना सारा अमाउंट मैच हो रहा है, खाली इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा की है जो अपने नहीं की। मैं टैली कर लेता हूँ, मेरे ध्यान में वैसा नहीं है। ये जो है ना पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, इन्होंने इस पे भी एडिशनल डेप्री जोड़ा हुआ है और नोट्स में लिखा है कि ऐसा हो सकता है। ये मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा प्रोविजंस में, देखने दो। ठीक है, पॉइंट ये है, अच्छा पॉइंट है वो, थोड़े चेंजेस भी हुए उसमें। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो थे, ये जो मैंने आपको रेट बोला 40%, प्रीवियसली 2018-19 के पहले ना ये रेट होता था 100%। पहले साल में पूरा डेप्री आपको दे देते थे। अब क्योंकि पहले साल में पूरा डेप्री ही मिल जाता था, तो एडिशनल डेप्री का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। वो तो होता है इसलिए कि आपको जल्दी क्लेम करने को मिले, पर जब पूरा ही क्लेम दे दिया तो और एडिशनल का क्या करोगे? तो अभी तक का कंटेंट ये था कि पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स पे एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने को नहीं मिलता था। अब क्योंकि इन्होंने रेट घटा दिया है, 40% कर दिया, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अब अगर ये पावर जनरेशन एंटिटीज जो है वो इसके ऊपर एडिशनल डेप्री क्लेम करना चाहे तो कर सकती है। दे कैन एसोसिएट दिस विद देयर मेन बिजनेस या प्लांट एंड मशीनरी वेस्ट। उस वजह से यहाँ पे एडिशनल डेप्री भी आ जाएगा पूरे साल का, मतलब 2.5 लाख पे 20%, वो कितना हो जाएगा? 50,000। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये अब अलाउड है। पहले अलाउड ना होने का रीजन रेट था। तो आपके टोटल डेप्रिसिएशन के खर्चे में एक 50,000 रुपये और बढ़ गया। अब इनके सारे डेप्री आप टोटल करो, अपना टोटल करो, मैच हो जाएगा। प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है लेकिन लास्ट में अमाउंट मैच करेगा। 576,250 उनका आ रहा है अदर देन पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, और पॉल्यूशन कंट्रोल वाले का 150 आ रहा है। वो टोटल करो, ये सारा टोटल करो, मैच करेगा। बाकी सब अपना कैलकुलेशन बिल्कुल सही था, खाली ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल वाले में चेंज आया ना, वो पॉइंट अपन ने कंसिडर नहीं किया। ठीक, समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सारी चीज़ें एक ही सब में इन्होंने समझाने की कोशिश की है, तो उसके हिसाब से बन जाएगा।
बोलो, हो गया, समझ आया? चलो आगे समझ देखें। 7th वाला ट्राई किया था आपने, उसमें कुछ क्वेरी? 7th 8th 9th ये सब 9th में है ना? हाँ, अच्छा उसमें बिजनेस वाला पॉइंट है ना, इसीलिए। ओके ओके ठीक है, 9th बता देता हूँ। और बाकी के इसके आगे जो दिए थे वो 9th और 12th। चलिए तो 12th वाला पहले करा देता हूँ, वो ज़्यादा इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन। असेसी ने प्रिजम्पटिव इनकम के लिए ऑप्ट किया है AY 22-23 में, 23-24 में, but in 25-26 since the computed income were lower than the presumptive he didn't opt for it. Hence for 5 AY subsequent to that year from 25-26 to 29-30 he will not be able to opt for presumptive basis under 4480। ये सब बता दिया है। अब ईयर वाइज चलते हैं। 22-23 में तो उसने ऑप्ट किया ही था, तो 1,80,00,000 का उसका टर्नओवर था, तो उस पर 8% के हिसाब से डीम्ड इनकम आ गई होगी, सीधा 14,40,000। अच्छा इन्होंने डेटा ही नहीं दिया क्या? हाँ ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की गड़बड़ है, इन्होंने बहुत जगह ऐसा किया है, क्वेश्चन आंसर सब अलग दिया नहीं, सब साथ में दे दिया। आप खाली समझ लो सम करना कैसे, डेटा अलग से दे रहे, जबकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। एग्जाम में तो उनको AY के हिसाब से रिसीट्स और वो सब देना चाहिए, तो आप गिन पाओगे ना कि इस पे 8%, ये तो लगा के दे दिया समझ के, सॉल्यूशन ही देख लो सीधा। वैसे आप खाली सॉल्यूशन समझ लो कि अप्लाई कैसे करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। दूसरे AY में 1,90,00,000 पे 8%, वो भी आपने क्लेम किया। फिर 25-26 वाले में आपने प्रिजम्पटिव इनकम ऑप्ट ही नहीं किया। अब जब ऑप्ट नहीं किया तो जो एक्चुअल इनकम होगी वो दिखाई होगी आपने, क्वेश्चन में वो भी नहीं दे रखा कि एक्चुअल इनकम कितनी है, वो भी वो टेबल में से ही पता चल रहा है। तो क्वेश्चन और आंसर दोनों मिक्स है, जो है यही है, खाली उन्होंने अप्लाई करके दिखा दिया आपको और कुछ नहीं। जाने दो, अपने कुछ नहीं कर सकते उसमें। किस पे? टैक्स नहीं, 5% नहीं है वो, डीम्ड इनकम फॉर टैक्सेशन जो है वो उस बेसिस पे आई होगी कि इसने तो बोला कि मेरा तो 8% प्रॉफिट निकला ही नहीं है, तो डिपार्टमेंट ने बोला होगा भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवा के बता दो कितना है, वहां से आई होगी। तो लिखा नीचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड, यस, तो मतलब ये तो उसके अकाउंट्स में से एक्चुअल इनकम दिख रही है वो, ये डीम्ड नहीं है, ये 5% नहीं है, ये उसकी बुक्स में से एक्चुअली उसने शो की है कि सर 8% तो मैं कमा ही नहीं रहा हूँ, इसलिए तो वो प्रिजम्पटिव इनकम से बाहर गया ना उस साल में। अब क्योंकि उसने 10 लाख रुपए दिखा के, अकाउंट्स दिखा के टैक्स भर दिया, अब अगले 5 साल तक उसको प्रिजम्पटिव इनकम में वापस आने नहीं देंगे, तो नेक्स्ट ईयर से भी उसको एक्चुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे टिल AY 29-30 कंपलसरी हो गया। ये रेट नहीं है, ये अकाउंट्स के बेसिस पे। वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन और आंसर मिक्स ही कर दिया है, थोड़ा प्रॉब्लम है। हर साल मॉड्यूल अपडेट होती है बट सॉल्यूशन अपडेट नहीं होते। अब 9th वाला जो बचा है वो देख लो। इसमें तो लॉस सेट ऑफ करने वाला पॉइंट है। अपना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर बाकी है ना अभी। पॉइंट तो उसके बेसिस पे ही है, देख लेना तो बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं उसके बेसिस पे ही अभी रहने दो, क्योंकि वो सेक्शंस कराऊंगा फिर कुछ मतलब रहेगा, अभी फिर फॉर्मेलिटी हो जाएगी, खाली बोल दिया ऐसा हो जाएगा। जाने दो। बोलो यहाँ तक कुछ क्वेरी समझ आए? तो इलस्ट्रेशंस हो गए। अब लास्ट में आपको ना कुछ केस स्टडीज दे रखे हैं, और फिर उसके बाद कुछ बड़े सम्स है, उसमें ना मिक्स पॉइंट्स होंगे। मैं देख लेता हूँ केस स्टडीज में से कुछ तो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब केस स्टडी 1 आपसे घर पे सॉल्व हो जाएगा, वो डेप्रिसिएशन वाला ही पॉइंट है जो अभी एक वो बड़ा सम किया ना वैसे ही है। केस 2 भी बन जाएगा, इजी है वो तो। केस 3 जो है वो आपका PNL वाला, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो, प्लस माइनस करके चीज़ों को ठीक करो, वो क्वेश्चन है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, ये भी बन सकता है। कोई पॉइंट में डाउट आ सकता है, बाकी मेजॉरिटी स्टेप्स तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। और केस 4 भी वैसे ही है, नेट प्रॉफिट उठाओ उसको ठीक करो, तो ये सब बन सकते हैं।
उसके बाद भी सम्स है जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 है 147 पेज पे, वो भी सेम टाइप है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करो और चीज़ों को ठीक करो, कर सकते हो। क्वेश्चन 2 भी वैसे ही है, एक एक एंट्री में डाउट आएगा, ऐसा पूरा सम समझ नहीं आया वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, कौन से एक्सपेंसेस डिडक्टेबल है कौन से नहीं है, सीधा एक एक पॉइंट पे आंसर करना है। और क्वेश्चन 4 ये भी बन जाएगा, सेम ही टाइप के। रिपीट है तो अच्छा है, मतलब टाइप सेम है तो अच्छा है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए इनफ सम्स मिल जाएंगे। इवन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी पीएनएल के बेसिस पे प्लस माइनस करके इनकम फ्रॉम पीजीबीपी की निकालनी है, वो हो सकता है। सही है, फिर तो ये सारे सम्स आपको होमवर्क में ट्राई करने चाहिए। आज इनको लेके बैठो, अगले 1-2 दिन में इनको सॉल्व करके कंप्लीट करो, जो डाउट्स आएंगे मैं साथ में करवाता जाऊंगा तो खत्म हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कंप्लीट एक बार, ठीक है। तो पीजीबीपी के अपन ने मेजोरिटी सम्स जो यहाँ करने थे वो कर लिए, बाकी ये वाले सम्स आप घर पे ट्राई करके लेके आओ तो यहाँ अपना टाइम बचेगा। मैं अभी फिर दूसरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ, तो अपने आगे का चैप्टर देख लेते हैं।